स्टडी 24 उदयपुर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम व्यक्तित्व मापन की जो विधियां हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम व्यक्तित्व की बात करें तो व्यक्तित्व एक तरह से किसको दर्शाता है कि जो व्यक्ति हैं, ठीक है, उसके जो गुण हैं वो किस प्रकार के होते हैं, ठीक है, उससे संबंधित जो भी उसकी विशेषताएं होती है जिसके बारे में हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। और अगर आपको उसके बारे में देखना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको मैं उसका लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप व्यक्तित्व के बारे में जो दूसरे वीडियो हैं, व्यक्तित्व के कौन कौन से प्रकार होते हैं, व्यक्तित्व क्या होता है, उसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, उसको हम देख सकते हैं। अब देखिए, व्यक्तित्व जो होता है उसको एक तरह से मापना क्या होता है, कठिन होता है, क्योंकि व्यक्ति के अंदर जो विशेषताएं होती हैं हम कह सकते हैं कि संपूर्ण व्यक्तित्व को मापना एक तरह से क्या होता है, बहुत ही कठिन होता है। लेकिन फिर भी उसके आधार पर उसके लिए जो अलग अलग मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने व्यक्तित्व को मापने की अलग अलग विधियां दी हैं। तो देखिए, व्यक्तित्व का जो परीक्षण है, व्यक्तित्व को मापने की मुख्य रूप से 3 विधियां हैं। फर्स्ट कौन सी है? प्रक्षेपण विधि है, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हैं। दूसरी आत्मनिष्ठ या व्यक्तिगत विधियां हैं, सब्जेक्टिव मेथड्स हैं। और तीसरी हमारी है वस्तुनिष्ठ या ऑब्जेक्टिव मेथड्स। तो देखिए, प्रक्षेपण विधियों के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम आत्मनिष्ठ विधियां और वस्तुनिष्ठ विधियां, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मेथड कौन कौन सी होती हैं उसके बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम आत्मनिष्ठ विधियों, या जिसको और क्या कहा जाता है, व्यक्तिगत विधियां भी कहा जाता है, सब्जेक्टिव मेथड भी कहा जाता है, इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले अगर हम आत्मनिष्ठ विधि की बात करें, व्यक्तिगत विधि की अगर बात करें, तो इस विधि में क्या होता है, ये ऐसी विधियां होती है जिसके अंतर्गत व्यक्ति के जो निजी विचार होते हैं, निजी रुचियां जो होती हैं उस पे आधारित होता है एक तरह से, ठीक है। ये जो विधियां होती हैं वो व्यक्ति के निजी विचारों पर, निजी रुचियों पर आधारित होती हैं या उनसे प्रभावित होती हैं। और इसके अंतर्गत जो सूचना होती हैं वो व्यक्ति के बारे में, व्यक्तित्व का परीक्षण करने के लिए जो सूचनाएं होती हैं वो उसके मित्रों से या उसी व्यक्ति से या उसके संबंधियों से प्राप्त की जाती हैं। और इसमें सूचना देने का जो आधार होता है वो व्यक्ति के लक्षण हो सकते हैं, उसके अनुभव हो सकते हैं, या हम व्यक्तित्व का जो मापन कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, उसकी उद्देश्य क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, व्यक्ति की निजी रुचियां किस प्रकार की हैं, उसकी प्रवृत्तियां किस प्रकार की हैं, ठीक है। इन सभी के आधार पर एक तरह से सूचनाओं का संग्रह किया जाता है। और देखिए, आत्मनिष्ठ विधियां हैं, सब्जेक्टिव में क्या होता है, व्यक्तिगत में एक समय में केवल एक ही व्यक्ति की जो व्यक्तित्व है उसका मापन किया जाता है। आत्मनिष्ठ विधियों में इसको हम व्यक्तिगत भी कहते हैं। व्यक्तिगत कहने का मतलब क्या हो गया, एक समय में केवल एक ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का माप किया जाता है, ठीक है। एक ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का अगर माप करेंगे एक समय में तो वो व्यक्तिगत विधियां होती हैं, आत्मनिष्ठ विधियां भी होती हैं। और इसको एक तरह से पेपर पेंसिल मापन भी कहा जाता है इन विधियों को। इन विधियों में जैसे सबसे पहले जो हमारी आ जाती है वो है व्यक्तिगत आविष्कारिता विधि। व्यक्तिगत आविष्कारिता विधि में क्या होता है कि व्यक्ति के अंदर कुछ खास गुण होते हैं, उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और उनका जो उत्तर है वो हाँ अथवा नहीं में लिया जाता है, सही अथवा गलत में लिया जाता है। जैसे अगर हम कहें कि आपको अधिक गुस्सा आता है, ठीक है, इसका उत्तर हमने लिया हाँ या नहीं में, ठीक है। या फिर क्या आप छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं। इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उनके उत्तर प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है व्यक्तिगत आविष्कारिता विधियों में। जैसे अगर हम कहें कि आप बिना किसी कारण के चिंता करते हैं, हाँ अथवा नहीं, या आपको अनिद्रा की शिकायत है, हाँ अथवा नहीं। इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं, व्यक्ति के गुणों से संबंधित जो प्रश्न होते हैं उनको हाँ या नहीं में उत्तर लिया जाता है। इस प्रकार की विधियां। तो अब देखिए, इनमें से जो व्यक्तित्व आविष्कारिता विधियां होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, उसके बाद में आगे की जो हम विधियां हैं, प्रश्नावली विधि, इनके जो अन्य प्रकार हैं उसको भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम व्यक्तित्व आविष्कारिता विधियों के अंतर्गत कौन कौन सा आता है, तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा, माइनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी टेस्ट, MMPI-2। अब देखिए, ये जो टेस्ट हैं वो किसने प्रतिपादित किया है, हाथावे तथा मैककिनले ने। और कब प्रतिपादित किया है, 1940 में।
आत्मनिष्ठ विधियों का एक प्रकार है आविष्कारिता विधियां। इसके अंतर्गत जो पहला टेस्ट है, पहला जो परीक्षण है वो कौन सा है, माइनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी टेस्ट, MMPI। तो उसका पूरा नाम भी आपको याद रखना है कि MMPI का फुल फॉर्म क्या होता है, माइनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी टेस्ट। और ये जो टेस्ट है वो किसने दिया था, मनोवैज्ञानिक हाथावे एंड मैककिलने ने। और कब दिया था, 1940 में। और इस परीक्षण के अंतर्गत क्या होता है, मौलिक रूप से 550 एकांश होते हैं और प्रत्येक एकांश जो है उनके 3 उत्तर होते हैं, सही उत्तर, ठीक है, ट्रू, या फिर गलत, या फिर कह नहीं सकते। इस प्रकार के जो ऑप्शन होते हैं, इन ऑप्शंस में से जो उत्तरदाता होता है जिसके व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाना, उसको एक उत्तर का चयन करना पड़ता है और इस आधार पर फिर क्या होता है, व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। दूसरा जो टेस्ट हमारा वो है बेल समायोजन टेस्ट। और बेल समायोजन जो टेस्ट है उसका किसने प्रतिपादन किया था, बेल ने, मनोवैज्ञानिक थे इन्होंने। और कब प्रतिपादित किया था इन्होंने, 1934 में। और इस टेस्ट का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है कि व्यक्ति जो होता है, ठीक है, उसमें समायोजन संबंधी क्या कठिनाइयां आती हैं उसका पता लगाने के लिए इस टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। व्यक्ति के सामने विभिन्न प्रकार की जो परिस्थितियां आती हैं उसमें वो किस प्रकार से समायोजन करता है, जब वो समायोजन करता है एडजस्टमेंट, तो उसमें कौन कौन सी कठिनाई आती हैं, इसका पता करने के लिए बेल समायोजन जो विधि है उसका प्रयोग किया जाता है। और उसमें 2 फॉर्म होते हैं, एक तो विद्यार्थी फॉर्म होता है जिसमें 140 प्रश्न होते हैं और दूसरा होता है व्यावसायिक फॉर्म जिसमें 140 प्रश्न ये तो होते ही हैं, इसके अलावा 20 प्रश्न जो हैं और एक्स्ट्रा होते हैं। कुल मिलाकर जो व्यावसायिक फॉर्म है उसमें 160 क्वेश्चंस होते हैं और उसके आधार पर व्यक्ति का जो परीक्षण है, व्यक्तित्व जो है उसका परीक्षण किया जाता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो टेस्ट हमारा वो है केटेल 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली। इसमें प्रश्नावली विधि का प्रयोग किया जाता है और इसका जो निर्माण है वो किसने किया था, मनोवैज्ञानिक केटेल ने। और इस विश्लेषण का, इस टेस्ट का जो आधार है वो एक तरह से क्या है, कारक विश्लेषण, साधन विश्लेषण जिसको हम कह सकते हैं। और इसमें क्या होता है, व्यक्ति का परीक्षण करना है, व्यक्तित्व का परीक्षण। तो व्यक्तित्व परीक्षण करने के लिए प्रश्नावली विधि का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नावली के कई फॉर्म होते हैं। जो 17 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे हैं उन बच्चों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और उन बच्चों में 16 शील गुण जो होते हैं उनका माप किया जाता है। इन 16 शील गुणों में से 3 मुख्य गुणों की अगर हम बात करें तो वो कौन कौन से होते हैं, चित्त प्रकृति किस प्रकार की है बच्चे की, उसकी क्षमता किस प्रकार की है, गत्यात्मकता या परिवर्तनशीलता। इन गुणों के आधार पर व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली में व्यक्तित्व के परीक्षण का माप किया जाता है। नेक्स्ट विधि जो आती है वो हमारी है इसमें प्रश्नावली विधि। ये भी आत्मनिष्ठ विधि के अंतर्गत ही आती हैं और इसका जो प्रतिपादन वो किसने किया था, RS वुडवर्थ ने। और इसमें व्यक्तित्व का परीक्षण करने के लिए प्रश्नों की सूची बनाई जाती हैं और जो प्रश्न बनाए जाते हैं वो एक तरह से क्या होना चाहिए, सरल, स्पष्ट और सीधे होते हैं। जो व्यक्ति हैं जिसका व्यक्तित्व परीक्षण किया जाना है उसको ये प्रश्न एक तरह से आसानी से समझ में आ जाए। और इसमें एक तरह से उत्तर जो होते हैं वो हाँ अथवा नहीं में, सही अथवा गलत में लिए जाते हैं। और इस विधि को एक तरह से क्या कहा जाता है, कागज पेंसिल परीक्षण भी कहा जाता है। तो प्रश्नावली विधि में व्यक्तित्व का परीक्षण करने के लिए प्रश्नों की सूची बनाई जाती है, व्यक्ति के कौन कौन से गुण हैं उनका माप करने के लिए संबंधित जो भी प्रश्न है उनकी सूची बनाकर जो प्रश्न बनाए जाते हैं वो सरल बनाए जाते हैं, स्पष्ट बनाए जाते हैं ताकि उत्तरदाता को आसानी से समझ में आ जाए। और उनके जो उत्तर हैं वो प्राय हाँ अथवा नहीं में उसके ऊपर टिक करना होता है और उसके आधार पर व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट हमारी जो विधि आ जाती है वो है साक्षात्कार विधि, या इसको हम मौखिक विधि भी कहते हैं। अब देखिए साक्षात्कार में क्या होता है, इंटरव्यू में जो व्यक्तित्व का परीक्षण करना है, जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व का परीक्षण करना है उसके आमने सामने, ठीक है, उत्तरदाता और जो प्रश्न पूछने वाला है, जो इंटरव्यू लेने वाला है, वो दोनों आमने सामने होते हैं और उनसे व्यक्तिगत प्रत्यक्ष रूप से संपर्क स्थापित करके प्रश्नों का जो उत्तर है वो प्राप्त किया जाता है। इस विधि का अगर हम प्रयोग की अगर हम बात करें
हैं तो इसका जो प्रयोग है वो सबसे पहले 1909 में इंग्लैंड में इसका प्रयोग किया गया था। इंग्लैंड में जो प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, उनकी नियुक्ति करने के लिए पहले इंटरव्यू जो विधि है इसका प्रयोग किया गया है। भारत में अगर हम देखें तो बहुत सारे जो एग्जाम्स होते हैं, आईएएस हैं, आरएस हैं, ठीक है, ये प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के जो एग्जाम होते हैं उनमें भी जो कैंडिडेट है उनका सिलेक्शन पहले तो लिखित परीक्षा का प्रयोग किया जाता है और अंतिम रूप से उनके भी एक तरह से क्या होते हैं, इंटरव्यू होते हैं। तो यही साक्षात्कार विधि होती है, मौखिक विधि जिसको कहा जाता है। इसमें जिस भी विद्यार्थी का चयन किया जाना है, चयन करने से पहले उसका इंटरव्यू होता है, ठीक है। इंटरव्यू में बहुत सारे जो विद्वान लोग होते हैं वो बैठते हैं और उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का परीक्षण करते हैं। तो इसका जो प्रयोग है सबसे पहले 1909 में इंग्लैंड में किया गया था प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति के लिए। भारत में भी अगर हम देखें वर्तमान समय में प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है आत्मकथा लेखन, या जिसको अंतरदर्शन विधि भी कहा जाता है। और इसका जो प्रतिपादन है वो किसने किया था, सर्वप्रथम विलियम वुंट ने, और बाद में इसके जो शिष्य थे उन्होंने इसको आगे बढ़ाया था। कौन थे शिष्य, टिचनर, ठीक है। इन्होंने 1879 में फिर इसको एक तरह से आगे बढ़ाया, या इन दोनों इनका जो प्रतिपादन है इन दोनों ने एक साथ किया था, विलियम वुंट और उनके जो शिष्य है टिचनर ने 1879 में। और इसमें क्या होता है, व्यक्ति स्वयं के बारे में एक तरह से लिखता है, अपनी जो व्यक्तित्व गुण होते हैं उसको एक कहानी के माध्यम से लिखने का प्रयास किया जाता है। तो आत्मकथा का मतलब ये हो गया कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का परीक्षण करने के लिए उसको व्यक्ति को स्वयं को, ठीक है, उसके अपने बारे में लिखने को कहा जाता है और उसके आधार पर व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट विधि जो आ जाती है आत्मनिष्ठ विधि के अंतर्गत वो है जीवन इतिहास विधि, ठीक है। इसमें व्यक्ति के इतिहास का अध्ययन किया जाता है और इस विधि को केस स्टडी मेथड भी कहते हैं, जिसका प्रतिपादन किसने किया था, टाइडमैन ने। जीवन इतिहास विधि केस स्टडी मेथड के नाम से भी जानी जाती है और इसका जो प्रतिपादन है वो किसने किया था, टाइडमैन ने किया था। इस विधि में व्यक्ति के इतिहास का अध्ययन किया जाता है, व्यक्ति की घरेलू पृष्ठभूमि क्या है, उसकी रुचियां क्या हैं, उसकी पसंद क्या हैं, ठीक है, इन सभी के बारे में जो जानकारी है वो उस व्यक्ति स्वयं से ले जाती हैं या उसके मित्रों से या उसके परिवार के जो अन्य सदस्य होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, उनसे संपर्क करके व्यक्ति के बारे में जो जानकारी है वो प्राप्त की जाती है और उसके आधार पर फिर व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है। अब देखिए इस विधि का जो प्रयोग है मुख्य रूप से जो असाधारण बालक होते हैं उनका व्यक्तित्व मापने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारी जो है वो है वस्तुनिष्ठ विधियां, ऑब्जेक्टिव मेथड। और वस्तुनिष्ठ विधियां जो होती हैं उसका प्रयोग जब व्यक्ति एक ही समय में एक से अधिक व्यक्तियों के व्यक्तित्व का परीक्षण करना हो, एक ही समय में एक से अधिक व्यक्ति के व्यक्तित्व का परीक्षण करना होता है तो उसके लिए वस्तुनिष्ठ विधियों का प्रयोग किया जाता है। अब वस्तुनिष्ठ विधियों में जैसे सबसे पहले हमारी जो विधि वो कौन सी है, निरीक्षण विधि। तो आपको ध्यान रखना है कि जो निरीक्षण विधि है वो क्या है, वस्तुनिष्ठ विधि है। और इसका जो प्रतिपादन है वो किसने किया था, जे.बी. वॉटसन ने। और इसको सार्वभौमिक विधि भी कहा जाता है। और इस विधि के अंतर्गत क्या होता है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन करने के लिए जो व्यक्ति का व्यवहार है उसका भिन्न भिन्न अलग अलग परिस्थितियों में अध्ययन करके व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है, उसी के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है। तो निरीक्षण विधि में निरीक्षण किया जाता है अलग अलग परिस्थितियों में और उसके आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व किस प्रकार का है। फिर नेक्स्ट आ जाती हैं समाज मिति विधि, जिसका प्रतिपादन किसने किया था, जे.एल. मोरेनो ने किया था। और इसमें क्या होता है कि किसी समूह में जो विभिन्न सदस्य होते हैं उनका अंतर वैयक्तिक संबंध किस प्रकार का है, एक दूसरे के प्रति उनकी जो सोच होती है वो किस प्रकार की हैं, अच्छी भी हो सकती हैं, सामान्य भी हो सकती हैं, बुरी भी हो सकती हैं। तो इस आधार पर फिर व्यक्तित्व के परीक्षण का माप किया जाता है। इसमें पूरे समूह का एक साथ माप कर रहे हैं, इसलिए किसमें आएगा ये, वस्तुनिष्ठ में। क्योंकि वस्तुनिष्ठ में क्या होता है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के व्यक्तित्व का माप किया जाता है। तो समाज मिति आ गया, मतलब समाज का एक हमने समूह ले लिया है, ठीक है, जो आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं और फिर उनके बारे में हम व्यक्तित्व का परीक्षण करते हैं। फिर नेक्स्ट विधि आती है वो है शारीरिक परीक्षण विधि। इसके अंतर्गत क्या होता है, शारीरिक जांच के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है। जैसे हम देखें कि
पुलिस या कांस्टेबल भर्ती जो होती हैं उसमें व्यक्ति का शारीरिक परीक्षण किया जाता है, जैसे उनसे दौड़ लगवाई जाती है, उनके विभिन्न प्रकार के जो माप होते हैं, सीना है, ऊंचाई है, ठीक है, वो सारा एक तरह से देखा जाता है। तो शारीरिक परीक्षण के आधार पर अगर कोई निष्कर्ष निकाला जाता है, व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। जैसे जो अच्छा स्वस्थ होता है उसको नौकरी दे दी जाती है, जो अस्वस्थ होता है उसको नौकरी से वंचित कर दिया जाता है। तो ये जो उदाहरण वो किस प्रकार का है, शारीरिक परीक्षण। तो जब व्यक्तित्व का मापन जो है वो शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा तो इस विधि को हम क्या कहेंगे, शारीरिक परीक्षण विधि। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारी वो आ जाती है रेटिंग मापनी, या कहीं कहीं पर इसका जो नाम है वो एक ही लिखा होता है, क्रम निर्धारण, लेकिन दोनों में अलग अलग अंतर है। देखिए रेटिंग मापनी जो होती है उसको हिंदी में क्या कहते हैं, निर्धारण मापनी कहते हैं। और इसका जो प्रयोग है वो सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया, प्रतिपादन किसने किया था, फ्रांसिस गाल्टन ने। और इसके अंतर्गत क्या होता है कि ये देखिए ये जो प्रश्न है रेटिंग मापनी, वो एक तरह से जो प्रश्नावली विधि हमने पढ़ी थी उसी से मिलती जुलती होती है, लेकिन इसमें प्रश्नों के जो विकल्प होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं कि जैसे कोई समस्या होती है जिसके बारे में अध्ययन करना है, कि जैसे आप सर कोई भी जैसे प्रॉब्लम आ गई कि महामारी की जो समस्या उत्पन्न हो गई, उसमें सरकार के कार्यों से आप संतुष्ट हैं, ठीक है, सहमत हैं, असहमत हैं, या आप कुछ कह नहीं सकते हैं। इस प्रकार के जो प्रश्नों के विकल्प बनाए जाते हैं, या किसी पसंद के बारे में पूछ लें कि सरकार ने ये जो कार्य किए हैं, ठीक है, उससे आप पसंद है या उसको पसंद नहीं करते हैं, तो पसंद एक ऑप्शन हो गया। दूसरा हो गया नापसंद, ठीक है, उसके बाद में हमने ले लिया कि आप अधिक पसंद करते हैं, तो अधिक पसंद। तो सबसे पहले अधिक पसंद हो गया, फिर पसंद को ले लिया हमने, फिर हमने ले लिया नापसंद, या हमने कह दिया तटस्थ का कुछ कह नहीं सकते हैं। इस प्रकार की जो स्थितियां होती है जनरल, इसमें क्या होता है 5 या 7 बिंदुओं के आधार पर व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है। और 5 जो भी ऑप्शन दिए जाते हैं उनमें से पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा इनमें से आपको कौन सा है, कि जैसे आपको अधिक पसंद उसको नंबर 1 दे दिया, कम पसंद है उसको नंबर 2 दे दिया, अब नापसंद है उसको आपने नंबर 5 दे दिया, ठीक है। इस तरीके से उनको एक तरह से क्या होता है रैंक दिया जाता है और उसके आधार पर व्यक्तित्व का मापन किया जाता है, तो इसको हम कहते हैं रेटिंग मापनी। और इसी में एक प्रकार आता है जिसको हम कहते हैं क्रम निर्धारण। और क्रम निर्धारण विधि जो है उसका प्रयोग किसने किया था, सर्वप्रथम थर्स्टन ने। और इस विधि के अंतर्गत क्या होता है, व्यक्ति में जो गुण होते हैं, अवगुण होते हैं, उसको अंकों के द्वारा न्यूमेरिकल रूप से प्रेजेंट किया जाता है, बताया जाता है, और उसके आधार पर व्यक्तित्व का जो मापन है वो किया जाता है।